नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज ये वीडियो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास भाग 2 बना रहा हूँ और इस वीडियो में हिंदी खड़ी बोली के बारे में चर्चा करूँगा। हिंदी खड़ी बोली अपने मूल रूप से कब उद्भव में आती है और इसका व्याकरणिक तथा साहित्यिक दृष्टिकोण में कैसे कैसे विकास होता है और ये कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करती है, इस बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। पहला, वर्तमान समय में प्रयुक्त हो रही साहित्यिक हिंदी और दूसरा, दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली लोक भाषा को ही खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली को करुई भी कहते हैं। खड़ी बोली से आशय एक तो खड़ी शुद्धता से है और दूसरी खड़ी स्टैंडिंग से है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी समग्र रूप से, अगर इसको समग्र रूप में देखा जाए तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। जिस प्रकार से हम भारतीय परिवेश में अगर देखते हैं तो हिंदी का प्राचीनतम स्रोत संस्कृत भाषा है। इसी प्रकार से अगर इसको वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो ये हमारी हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और देहरादून का मैदानी भाग है। यानी इन क्षेत्रों में खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है। अब यदि हिंदी खड़ी बोली हिंदी के थोड़ा सा विकास की अगर बात करें तो वैसे तो हिंदी खड़ी बोली का विकास और जो कुछ भी रूप हुआ है वो आधुनिक काल से देखने को मिलता है और इस दृष्टिकोण से आधुनिक काल को हम सन 1800 के आसपास लेते हैं। और लेकिन यदि हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के विकास को व्याकरण की दृष्टि से यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि खड़ी बोली का बीजारोपण आदिकालीन कवि अमीर खुसरो के साहित्य में पाते हैं। ये तो वह हिंदी खड़ी बोली हो गई जो उत्तर भारत यानी प्रमुख हिंदी बेल्ट में हिंदी भाषी राज्यों में बोली जाती है। इसके साथ साथ खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारतीय कुछ राज्यों में भी बोली जाती है या उसके कुछ प्लेसेस जहाँ बोली जाती है तो उसको हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं और जितने क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उसको दक्षिण पथ भी कहते हैं। हिंदी खड़ी बोली दक्षिणी के अंतर्गत यानी जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वह प्रायः दक्षिण क्षेत्र है। खड़ी बोली के अंतर्गत दक्षिणी हिंदी भी आती है। भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद खड़ी बोली के रूप में दक्षिण भारत यानी दक्षिण पथ में बोली जाने वाली हिंदी दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना गया। इसका प्रयोग बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार तथा मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है। अब दक्षिणी हिंदी के बारे में हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान गारसा दी तासी के अनुसार दक्षिण में प्रयुक्त होने वाली हिंदू मुसलमानों की मिश्रित भाषा ही दक्षिणी भाषा है। गारसा दी तासी के अलावा ग्रेसन महोदय ने भी दक्षिणी हिंदी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और आप दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी का ही रूप मानते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि खड़ी बोली हिंदी 2 जगह पाई जाती है, एक उत्तर भारत की हिंदी और दूसरी दक्षिण भारत की हिंदी, और दोनों के बारे में आपने कुछ आपने इसमें देखा। अब आते हैं
कि ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में व्याकरण संबंधी क्या विकास हुआ, क्योंकि ज़्यादातर विकास व्याकरण संबंधी ही हुआ है। आधुनिक काल में व्याकरण में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन इसको फिर भी देखते हैं थोड़ा सा पीछे से जा कर के। मध्यकालीन समय में यानी सन 1500 से 1800 तक के समय में क ख ग ज फ अरबी फारसी के जो व्यंजन कचहरियों की भाषा थी, आधुनिक काल में आते आते खड़ी बोली हिंदी में क ख ग ज फ प्रयुक्त होने लगे। पहले अरबी फारसी में प्रत्येक में नुक्ता लगा करता था, अब वह केवल क ख ग में नहीं लगा है, अब केवल ज और फा में नुक्ता भी प्रयोग हो रहा है, कहीं कहीं प्रयोग हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो वर्तमान समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, ये 21वीं सदी में, अब कहीं पर भी नुक्ता नहीं लग रहा है और बिना नुक्ता के ही वो जो व्यंजन है वो हिंदी में आत्मसात कर लिए गए हैं। अब जब हम इधर देखते हैं, आधुनिक काल में आते हैं और 19वीं शताब्दी में आते हैं। 19वीं शताब्दी में चूँकि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष में पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुका था। जो शासन इस्टेब्लिश होता है वह अपनी भाषा को भी वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। ब्रिटिशर्स ने भी हिंदुस्तान में अपनी अंग्रेजी के पठन पाठन को शुरू किया और बढ़ावा दिया, और चूँकि ब्रिटिश लोग भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसमें काफ़ी हिंदी का मिक्सअप था अपने शासन और प्रशासन के लिए, तो उन्होंने भी हिंदी खड़ी बोली को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की। और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ही ये जो आ ध्वनि है, ध्वनि में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। ये ऐसे हैं कि इंग्लिश के जो शब्द हैं और इंग्लिश के कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन तो अंग्रेजी का रहा, लेकिन उनकी जो लिपि है देवनागरी हिंदी में उनको लिखा जाने लगा, और इसी प्रकार के शब्द हैं ये कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। और बहुत से अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में समावेश भी हो गया। अंग्रेजी के साउंड से मिक्सअप, यानी अंग्रेजी की जो ध्वनि और अक्षर थे इनमें से कुछ बनने लगे, जैसे ये ड्रा है, ट्रा है, इस प्रकार से बनने लगे। अब अंग्रेजी ध्वनि संयुक्त अक्षर रा, हिंदी में जो रा होता है, रा से बनने वाले संयुक्त अक्षर ड्रा, ट्रा आदि प्रयोग में आने लगे, जैसे ड्रामा, ट्रेन आदि। व्याकरण के क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा और सुधार हुआ, जैसे कि आपको पता है कि ये जो पश्चिमी हिंदी है, हिंदी की जो बोलियां हैं उनमें से पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में ए और स्वर मूल रूप से उच्चारित हो रहे हैं, जबकि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ए के लिए आ ए और औ के लिए आ ओ संयुक्त अक्षर के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये केवल यहाँ पर इसलिए इसका जिक्र किया गया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि खड़ी हिंदी में ए और औ स्वर अभी उसी तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में अभी भी जो पहले ए के लिए आ ए थे और औ के लिए आ ओ थे, वो पूर्वी हिंदी में अभी भी प्रयोग हो रहे हैं। तो आप ये अंतर कर सकते हैं कि खड़ी बोली और पूर्वी बोली में क्या अंतर है। बाकी आप जब ग्रामर का अध्ययन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चूँकि ये दौर, जिस दौर की चर्चा कर रहे हैं आधुनिक काल की, ये आज़ादी के पहले का दौर है, 1947 के पहले का दौर है। इस समय सरकारी प्रयास कम हुए, लेकिन भारतीयों के द्वारा, भारतीय हिंदी विदों के द्वारा और कुछ संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान किया, और ख़ास तौर पर खड़ी बोली के लिए। इसी में से एक नागरिक प्रसारणी सभा है, इसका भी काफ़ी योगदान रहा। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नागरिक प्रसारणी सभा का गठन 16 जुलाई सन 1893 को बनारस यानी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस सभा ने
हिंदी भाषा साहित्य तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। इसके प्रयास से ही सन 1900 से उत्तर प्रदेश यानी तत्कालीन संयुक्त प्रांत, उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उत्तर प्रदेश तो अभी बाद में ये हुआ है, यानी सन 1900 के बाद से उत्तर प्रदेश की कचहरियों में भी देवनागरी, हिंदी देवनागरी का प्रयोग शुरू हो गया। ये इसका एक प्रमुख कारण रहा। और नागरी प्रचारणी सभा ने अपनी पत्रिकाएं भी इसने प्रकाशित की। इस सभा ने आर्य भाषा पुस्तकालय का गठन किया है, जो देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसमें लगभग 15,000 से अधिक पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में अधिकतर पुस्तकें हस्तलिखित प्रतियां भी हैं। व्याकरण के संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का अप्रतिम योगदान है। आपका ब्रजभाषा व्याकरण सन 1943 में प्रकाशित हुआ और वाजपेयी जी ने व्याकरण के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है और व्याकरण को आपने वैज्ञानिकता प्रदान की है। अब इसी आधुनिक काल में कुछ व्याकरण संबंधी कृतियाँ भी प्रकाशित हुई हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। पंडित श्रीलाल का भाषा चंद्रोदय सन 1855 और रामजसन की भाषा तत्वबोधिनी 1858 में प्रकाशित हुई। पादरी W.N. थारिंगटर का भाषा भास्कर बनारस में सन 1873 में प्रकाशित हुआ। सन 1875 में राजा शिव प्रसाद का हिंदी व्याकरण निकला। पंडित कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण सन 1920 में प्रकाशित हुआ और ये पंडित कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण ही बहुत अच्छा ग्रंथ साबित हुआ और इसी में जो सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष दिए गए थे, उनको आज़ादी के पहले तक काफ़ी मान्यता मिलती रही। ये तो एक मोटा मोटा दृष्टि हो गया कि हिंदी भाषा कैसे बनी, उसका विकास कैसे कैसे हुआ, व्याकरण की दृष्टि से क्या हुआ और नागरी प्रचारणी सभा ने क्या योगदान किया। अब आधुनिक काल में देखते हैं कि आधुनिक काल में भाषा और साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का क्या विकास हुआ है, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काल को हम 1800 से लेकर के और 1947 तक हम यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं और इसी के उपकाल खंड भी निर्धारित हुए हैं और इसी का इसमें अध्ययन होगा, क्योंकि ये जो विभिन्न उपकाल खंड हैं, इन उपकाल खंडों में कुछ खास परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इनका यहाँ वर्गीकरण आवश्यक है। इसमें से पहला उपकाल खंड है सन 1800 से 1850 तक, दूसरा उपकाल खंड है 1850 से 1900 तक और तीसरा उपकाल खंड है 1900 से 1920 तक, चौथा है 1920 से 1936 तक और पांचवा है 1936 से 1947 तक। ये कुछ ऐसे आधुनिक काल के उपकाल खंड हैं जिनमें व्याकरण के संबंध में भी कुछ सुधार हुआ है और इसमें हिंदी साहित्य की दृष्टिकोण से भी खड़ी बोली ने काफ़ी विकास किया है, तो इसी की इसमें चर्चा करते हैं। अब पहला उपकाल खंड है सन 1800 से 1950 तक। यहाँ पर केवल काल खंड को आधार बनाया गया है। तो इस पहले उपकाल खंड में व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द भंडार थे वो मध्यकालीन जो हिंदी थी उसी के अंतिम चरण वाले शब्द ही प्रयोग होते रहे। हिंदी व्याकरण संबंधी पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी और इधर व्याकरण संबंधी कार्य होने लगा। यदि हम साहित्यिक विकास के दृष्टिकोण से देखते हैं खड़ी बोली के लिए, इस समय जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रयासों से खड़ी बोली का प्रयोग गद्य साहित्य में भी हुआ और गद्य साहित्य के लिए काफ़ी काम हुआ। लल्लू लाल की प्रेम सागर पुस्तक प्रारंभिक खड़ी बोली की पुस्तक मानी जा सकती है। इस समय लल्लू लाल के अलावा इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र
और सदा सुख लाल ने भी हिंदी गद्य साहित्य के लेखन में काफ़ी अपना योगदान दिया। अब दूसरा इसमें कालखंड आता है सन 1850 से 1900 तक। इस समय अंग्रेजी शासन पूरा इस्टेब्लिश हो चुका था। सन 1857 के बाद में हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया था। तो उसके बाद में अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग होने लगा और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बढ़ा। ये दो इसमें मुख्य बातें इम्पॉर्टेंट हुई। साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, इसी दौर में इस समय हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होने लगा। इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख कवि थे और इस समय के युग को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है। इस समय भारतेंदु युग और उनकी मंडली के जो भी लेखक कवि थे, उन्होंने खड़ी बोली के विकास में काफ़ी योगदान दिया। अब तीसरा कालखंड आता है सन 1900 से 1920 तक। इस समय तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ। इस समय हिंदी खड़ी बोली में व्यापक सुधार हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को काफ़ी परिष्कृत किया। वो अपनी रचनाओं को और अन्य लेखकों की रचनाओं को भी हिंदी में व्याकरण की दृष्टिकोण से शुद्ध करके प्रकाशित किया करते थे और इस काल को सुधार काल भी कहा गया। इस काल में गद्य और पद्य में दोनों की भाषा खड़ी बोली बनी। प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन हुआ। साहित्यिक रूप से इसे द्विवेदी काल भी कहते हैं और इसे सुधार काल भी कहा जा सकता है। चौथे कालखंड में आते हैं 1920 से 1936 तक। इसमें व्याकरण संबंधी सारी चीज़ें वही रही जो द्विवेदी कालीन थी। साहित्य की दृष्टि से इस काल को बहुत ही प्रतिष्ठा मिली। इस काल में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा जैसे महान साहित्यकारों ने खड़ी बोली के माध्यम से सशक्त रचनाएं दी और काफ़ी अपना योगदान दिया और इस काल को छायावादी काल भी कहते हैं। इस दौर में 1920 से 1936 के दौर में दो धाराएं हिंदी साहित्य में चल रही थी। एक तो छायावादी धारा चल रही थी, उसमें कवियों का रोल था, कवि वो गद्य पद्य भी लिख रहे थे, लेकिन एक यथार्थवादी साहित्यकार भी गद्य में सृजन कर रहे थे। और इस प्रकार इस यथार्थवादी गद्य साहित्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद जैसे कथा सम्राट और उपन्यासकार भी इसी काल में हमारे सामने आए और इसमें भाषा पूर्ण रूपेण परिनिष्ठित हो चुकी थी। यदि आप मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की हिंदी भाषा को आप देखते हैं या आप जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली को देखते हैं, इनमें किसी को भी देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि हिंदी खड़ी बोली व्याकरण की दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से अपने लगभग अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ चुकी थी, बल्कि बढ़ क्या चुकी थी, उत्कर्ष की ओर पहुंच गई थी। अब इसके बाद में पाँचवा कालखंड है सन 1936 से 1947। इस काल में ये छायावाद के बाद का काल है। ये 1936 से और 1947 के बीच में प्रगतिवादी आंदोलन होता है और प्रगतिवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया और तत्सम शब्दों का प्रयोग कम हो गया। इस समय प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों तथा अन्य लेखकों ने खड़ी बोली में प्रचुर मात्रा में लेखन किया। इस प्रकार से ये जो अभी चर्चा हुई, इसमें आपने देखा कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का विकास व्याकरण की दृष्टिकोण से हुआ और साहित्यिक दृष्टिकोण से भी हुआ। और ये आज की चर्चा में मैं सिर्फ केवल यहीं तक इसको रखूँगा, सन 1800 से 1947 तक। इसके आगे की जो चर्चा होगी वो अगले उसमें होगी। अब आधुनिक काल में हम हिंदी खड़ी बोली के विकास की चर्चा को केवल 1947 तक ही केवल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज़ादी के बाद हिंदी खड़ी बोली
को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और यही संघ की राजभाषा के पद पर आसीन हुई। और इसी लेक्चर के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारा लेक्चर सुना, इसके लिए आपको थैंक यू, आभार। जय हिंद।